गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने वीडियो का पार्ट नंबर अपने 9 लेके आ रहे हैं, जिसमें अपनी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान से संबंधित सारे अपने प्रश्न कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अपने विभिन्न किताबों से ये लिए गए प्रश्न हैं और बिल्कुल स्टिक और अपने जो एग्ज़ाम के लिए क्या होंगी एक अच्छे साबित होंगी। तो स्टूडेंट इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। 131 अपने 130 क्वेश्चन के पहले कंप्लीट हो चुके हैं और अपना 131 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। देखो 131 में लिखा हो गया है, यानी क्या लिखा है, उष्ण कटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है ITCZ की फुल फॉर्म इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जो जोन है, ये कहाँ अवस्थित है? ध्रुवीय क्षेत्रों पर, विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पर और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पर। तो स्टूडेंट सोच के बताइए इसका राइट आंसर अपने पास क्या होने वाला है। राइट आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट, सोच के बताइए जल्दी से। देखिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये वाली अपनी अर्थ में ये कौन सी रेखा अपने पास 0 डिग्री भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा, भूमध्य। और ये कैसा क्षेत्र है, यानी भूमध्य रेखीय कौन सी, निम्न वायदा पेटी। और ये कौन सी होती है, उपोष्ण। ये कौन सी होती है, उपोष्ण। और उसको क्या बोलते हैं, उच्च वायुदाब पेटी। ये उच्च वायुदाब, और ये भी कैसी है, उपोष्ण, उच्च वायुदाब। ये दोनों उच्च वायुदाब पेटी है, हवाएं चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो विंड उपोष्ण उससे इस प्रकार से चलनी चाहिए भूमध्य रेखा की ओर। लेकिन फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर मुड़ती हैं, तो इस प्रकार से डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये वाली विंड, यानी ये डायरेक्शन इनकी विंड की क्या होगी, ये। और जो दक्षिणी गोलार्ध में होगी बाईं तरफ जो मुड़ेगी, वो डायरेक्शन उपोष्ण से उच्च से इस प्रकार से चलती है, ये वाली। तो ये हवाएं दोनों की दोनों जो मिल रही हैं, इन दोनों हवाओं को क्या बोलते हैं, अपनी व्यापारिक हवाएं। और कहाँ पर आकर ये मिल रही हैं, कहाँ पर मिल रही हैं, अपने कहेंगे इक्वेटर लाइन वाला जो एरिया, ये वाला पोर्शन है। तो ये यहाँ पर क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। और कहाँ पर हो रही है व्यापारिक हवाएं, भूमध्य रेखा पर, जिसका दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा। तो इसका राइट आंसर अपने पास होने वाला है विषुवत रेखीय क्षेत्र पर। नेक्स्ट 132 में दिया है, मौसमी विषमताएं सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है, मध्य अक्षांशों में या निम्न अक्षांशों में या उच्च अक्षांशों में या ध्रुवीय प्रदेशों में। स्टूडेंट सोच में बताइए कि सर्वाधिक जो वेदर जो डिस्टर्बेंस होता है वो कौन कौन से अक्षांशों में होता है। सर्वाधिक बताना है तो सर्वाधिक कहाँ पर होगा, मध्य अक्षांशों में। कहाँ पर होगा, मध्य अक्षांशों में। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, जो अपने मिड लैटिट्यूड है इनके अंदर सर्वाधिक क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, परवाल वलय जो अपने एटोल बोलते हैं जिसको, इसका विकास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, अक्षांशों। बिल्कुल सही बात है, उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में होते हैं। तो ये कहाँ पर होगा, महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर या महाद्वीपों के उत्तरी तटों पर या महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर या महाद्वीपों से दूर खुले सागर में। तो स्टूडेंट सोच के बताइए कि सर्वाधिक जो परवाल वलय जो एटोल बनती है, कहाँ पर इनका निर्माण होगा। तो स्टूडेंट देखो ये होगा जो महाद्वीप से दूर, यानी जो महाद्वीपों से दूर जो खुले सागर है, ओपन सी है, वहाँ पर इनका क्या होगा, सर्वाधिक निर्माण होगा। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर पूछा है फोकलैंड आइलैंड, यानी फोकलैंड द्वीप कहाँ स्थित हैं, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में। तो स्टूडेंट सोच के बताइए कहाँ पर अवस्थित होगा फोकलैंड आइलैंड। अपने को फोकलैंड आइलैंड पूछा है कहाँ पर अवस्थित होगा। देखिए स्टूडेंट ये अपना कौन सी है, इक्वेटर लाइन। और ये अपना कौन सा है, साउथ अमेरिका। और ये कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। अब ये वाला जो सागर दिखाई दे रहा है अपने को महासागर, ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ये वाला अटलांटिक, इस अटलांटिक महासागर में यहाँ से यहाँ पर जो आइलैंड है ये कैसा है, फोकलैंड आइलैंड। कौन सा है, फोकलैंड आइलैंड। यहाँ पर फोकलैंड की धारा भी चलती होगी, आपने सुना होगा फोकलैंड की धारा। तो यहाँ पर लिखा है फोकलैंड आइलैंड कहाँ स्थित होगा, ये कौन सा है, अटलांटिक। अटलांटिक में भी कहाँ पर, साउथ अटलांटिक। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद और प्रशांत। तो अपना राइट आंसर होने वाला है कौन सा, अटलांटिक महासागर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉकलैंड आइलैंड के बाद नेक्स्ट है वायु फोटोग्राफ। जो अपने वायु फोटोग्राफ लेने के लिए दिन का आदर्श समय क्या है? ये बच्चों सभी का राइट आंसर होगा। मुझे लगता है कि वायु फोटोग्राफ लेने के लिए आदर्श समय क्या होगा? जब सूर्य की स्थिति निम्न तिरक के दोपहर से पहले और बाद में। दूसरा, जब सूर्य की स्थिति उच्च तिरक और सुबह या शाम को। और जब सूर्य की स्थिति लगभग लंबत या दोपहर को या दिन के समय। तो स्टूडेंट सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ होगा। तो ये आप सारे जानते हो कि जब सूर्य की स्थिति क्या से निम्न तिरक और दोपहर के क्या हो, बाद में हो, तब ये वाला दिखाई देता है अपने को। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा इसका 1 नंबर। नेक्स्ट 136 नंबर कहता क्या लिखा है? हेडली द्वारा प्रसारित, हेडली, यहाँ पर हेडली आएगा। हेडली के द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन, ये मॉडल है अपने पास। सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक जो वायुमंडलीय परिसंचरण से उत्पन्न होने वाला तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है इसका? जो अपने हेडले कोशिका, फेरल कोशिका और जो अपनी ध्रुवीय कोशिका पढ़ते हैं उसके अंदर क्या सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण बताना है कि कहाँ उत्पन्न होता है ये। तो भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा पर दंसाव की क्रिया के कारण भूमध्य रेखा पर ध्रुवों के बीच होता है, या जेट धारा के कारण, या पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो अपने को पता है कि इसका निर्माण कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा और ध्रुवों से आने वाली हवाएं। तो इसका राइट आंसर अपने पास कौन सा होने वाला है? अपने सेकंड नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? भूमध्य रेखा और कौन सा? ध्रुवों के बीच तापांतर के कारण इसका क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट लिखा है टॉर्नेडो बहुत ही प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने जानते हैं टॉर्नेडो, और कहाँ उठते हैं? यहाँ पर उठते आएगा। बताइए टॉर्नेडो कहाँ उठता है? कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में, या स्वेज सागर में? स्टूडेंट सोच के बताइए टॉर्नेडो कहाँ उठेगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है, आप सभी जानते हैं, जैसे हरिकेन है, टॉर्नेडो है, और ये सारे के सारे कहाँ उड़ते हैं? दोनों के दोनों कैरिबियन सागर के आसपास। तो राइट आंसर होगा इसमें कैरिबियन सागर। नेक्स्ट, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो स्टूडेंट सोच के बताइए कि उच्च दाब से क्षेत्र से जो हवाएं चलते हैं उन हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? अभी अपनों ने पढ़ा था, क्या नाम कहा जाता है? तो स्टूडेंट सोच के बताइए इसमें पछुआ हवाएं आएगा, या व्यापारिक हवाएं आएगा, या अपने पास मानसूनी पवनें आएगा? देखो ये हाई प्रेशर के एरिया, कौन से प्रेशर के एरिया? हाई प्रेशर। ये है उपोषण उच्च वायुदाब की पेटियाँ। ये भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की पेटियाँ लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, और यहाँ पर उपोषण उच्च वायुदाब का क्षेत्र। हवाएं चले कहाँ पर? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब को, या यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। जब विंड चलती है फेरल के नियम का अनुसरण करते हुए जो हवाएं इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर? अपने राइट हैंड, और जो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा? अपने लेफ्ट हैंड की ओर इस प्रकार से हवाएं मुड़ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इन हवाओं को पूछा गया, इन हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? ये दोनों के दोनों हवाएं कहलाती है कौन सी? व्यापारिक हवाएं। कौन सी? व्यापारिक हवाएं। तो इसका राइट आंसर अपने पास क्या होने वाला है? व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया अपने को कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना, यानी 3 ऑप्शन इसमें सही होंगे, एक क्या होगा गलत होगा। तो कौन सा? फोन जो हवा है, जो लोकल विंड है, स्थानीय पवनें कहाँ चलती हैं? आल्प्स पर्वत, बोरा पोलैंड के अंदर, मिस्ट्रल कहाँ रहती है? राइन घाटी, और खमसिन कहाँ चलती है? मिस्र के अंदर। तो स्टूडेंट सोच के बताइए इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अपने देखते हैं इसमें कौन सा आएगा? बोरा कहाँ पर? पोलैंड के अंदर। ये बात गलत लिखी हुई। बोरा कहाँ चलती है? स्पेन के अंदर। स्पेन और जो इटली वाला क्षेत्र है यहाँ पर ये चलती है। ये बिल्कुल सही लिखा है, फोन आल्प्स पर्वत पर चलती है। मिस्र राइन घाटी यानी कहाँ चलती है? फ्रांस के अंदर, मिस्र फ्रांस के अंदर, और खमसिन मिस्र के अंदर। तो राइट आंसर होगा कौन सा? बी नंबर, जो गलत है। 140 नंबर क्वेश्चन,
फिर क्या विंड का आ गया है, इसमें लिखा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये सारे विंड के क्वेश्चन अपने को पूरे याद होने चाहिए। चिनूक, चिनूक कहाँ चलती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कौन सा है, रॉकीज पर्वत के कौन से पूर्वी ढालों पर इस प्रकार से चलती है? सिराको सिसिली के अंदर, इटली के अंदर सिराको सिसिली, बिलिजार्ड चिली के अंदर, नॉर्वेस्टर भारत। तो स्टूडेंट सोच के बताइए कहाँ चलेगी ये? जिसका राइट आंसर होगा कौन सा? सिराको सिसिली इटली। ये नहीं चलती यहाँ पर। क्यों नहीं चलती? सिराको चलते हैं कहाँ पर? जो अफ्रीका का जो क्षेत्र है, अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र, कहीं अपने ये वाला जो सहारा का जो मरुस्थल है, इस सहारा के मरुस्थल में उत्तर की ओर चलने वाली हवाओं को, इन हवाओं को क्या बोलते हैं? सिराको बोलते हैं। इन्हीं सिराकों को जब इटली के अंदर ये भूमध्य सागर से ह्यूमिडिटी लेकर और यहाँ से सहारा के मरुस्थल से लाल रेत लेकर इटली में जो वर्षा कराती है, कौन सा? इटली। इसको बोलते हैं ब्लड रेन। तो यहाँ पर ब्लड रेन बोला जाता है इसको, ये वाला गलत होगा। ब्लिज़ार्ड चिली के अंदर, ब्लिज़ार्ड नहीं, ठीक है। सिराको सिसिली इटली में भी कह सकते हैं ब्लिज़ार्ड, ये इसमें राइट आंसर गलत होगा, ये वाला होगा आंसर। ब्लिज़ार्ड जो चलती है, ब्लिज़ार्ड कहाँ चलती है? अपने उत्तरी ध्रुव के आसपास। ये चिली गलत होगा यहाँ पर, यानी ब्लिज़ार्ड कहाँ चलती है? अपने कहाँ चलेंगी? उत्तरी ध्रुव के आसपास। तो इसमें जो राइट आंसर अपने पास क्या होने वाला है? अपने पास जो राइट आंसर होगा कौन सा? ब्लिज़ार्ड होगा। ब्लिज़ार्ड चिली में नहीं चलती। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े। देखो सिराको क्या है? जो इटली के अंदर जो ब्लड रेनफॉल होते प्रकार तो किसी का सिराको का ही प्रकार है, तो ये सिसिली सही है। ब्लिज़ार्ड कहाँ? चिली में नहीं चलती। नेक्स्ट आगे चलें। 141 नंबर क्वेश्चन। 141 में दिया गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित नहीं बताना है। सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, योमा जापान और मिस्र ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट सोच के बताइए इसका राइट आंसर अपने पास क्या होने वाला है? सांताना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, योमा जापान और मिस्र ऑस्ट्रेलिया। तो सांताना कैलिफोर्निया बिल्कुल राइट आंसर, हबूब सूडान ये भी बिल्कुल राइट आंसर, योमा जापान ये भी सही है, मिस्र ऑस्ट्रेलिया ये बात गलत लिखी है। तो अभी पढ़ के हैं मिस्र ऑस्ट्रेलिया में चलती है, मिस्र फ्रांस में चलती है, कौन सी? राइन घाटी में। तो इसका राइट आंसर अपने पास क्या होगा? 4 नंबर। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि वह मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं। जलवायु को निर्धारित करने वाले कौन कौन से यहाँ पर कारक दिए गए हैं? सबसे पहला कारक ऊंचाई, वनस्पति का प्रकार और समुद्र की समीपता और कौन सा? अक्षांश। तो यहाँ पर मुख्य कारक बताना है। सारे के सारे प्रभावित करते हैं, निर्धारित भी करते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारक कौन सा है? अपने कहेंगे कौन सा? अक्षांश, लैटिट्यूड। ये सबसे क्या है? महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अक्षांश से निर्धारित करेंगे। यानी जो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध, फिर उसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंध और उसके ऊपर शीत कटिबंध। तो क्लाइमेट को लैटिट्यूड क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट आपने 144 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर, दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? यानी दाब में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, ये बताना अपने को। दाब में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? घर्षण बल कहलाती है, या दाब प्रवणता बल कहलाती है, या गुरुत्वाकर्षण बल, या अभिसरण क्षेत्र। तो सोच के बताइए क्या होगा? घर्षण बल होगा, दाब प्रवणता बल होगा, या क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा, या अभिसरण क्षेत्र। देखिए स्टूडेंट, यानी यहाँ पर मान लीजिए क्या है? 900 मिलीबार। 900 मिलीबार क्या है? वायु का दाब। यहाँ पर 1000 मिलीबार वायु का दाब है। दूसरा क्षेत्र अपने लेते हैं, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। यहाँ पर जो वायुदाब दिखा है, यहाँ पर मान लीजिए 600 मिलीबार है वायु का दाब, और यहाँ पर कितना? 1000 मिलीबार। अब यहाँ पर वायुदाब में अंतर कितना हो गया? लगभग 100 का अंतर हो गया, और यहाँ पर कितना का अंतर हो गया? लगभग 400 का अंतर होगा। अब जहाँ पर दाब यानी दो स्थानों के मध्य वायुदाब में अंतर यहाँ पर ज़्यादा है, तो हवाएं चलेगी उच्च वायुदाब से क्या? निम्न वायुदाब। तो चलने वाली पवनों की क्या होगी? पवनें जो चलेगी उसकी क्या होगी?
स्पीड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ पर स्पीड क्या होगी, कम। तो यहाँ पर दाब में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, दाब प्रवणता बल, जिसको अपनी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं। तो सेकंड नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा की ओर किस दिशा की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो फेरल को अपने को पहले कहा था, फेरल को इस प्रकार से पढ़ना है, फेरल फेरल ऐसे पढ़ना है फेरल को। तो फेरल उत्तरी गोलार्ध में यानी राइट हैंड यानी दाहिनी ओर, और जो दक्षिणी गोलार्ध यानी लेफ्ट हैंड यानी ये दिशा कौन सी होगी, अपनी बाईं ओर होगी। तो स्टूडेंट सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। पूछा कौन सा, अपने उत्तरी गोलार्ध पूछा है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर यानी राइट हैंड। तो राइट आंसर अपने पास कौन सा होने वाला है, 3 नंबर दाईं तरफ। नेक्स्ट 146 नंबर प्रश्न। 146 नंबर, जो भिन्न प्रकार की वायु राशि, दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती है तो उनके मध्य के सीमा क्षेत्रों क्या कहा जाता है। बोलिए क्या कहा जाता है सीमा क्षेत्र को। मानिए यहाँ से क्या चल रही है, कुछ पवनी चल रही है, यहाँ पर ये पवनी चल रही है, और यहाँ से कुछ ये पवनी इस साइड में चल रही है, ये पवनी यहाँ से आ रही है इस साइड में। अब जब ये मान लीजिए कैसी है, ये गर्म हवाएं, और ये कौन सी हवाएं, ठंडी हवाएं। जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं मिलेगी, जब इनके मिलने का जो ये जो क्षेत्र होगा, सीमा क्षेत्र, इस सीमा क्षेत्र को क्या बोला जाता है, वातागर। क्या बोला जाता है, वातागर, यानी फ्रंट कहीं अपने। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 1 नंबर अपना कौन सा, वातागर। यानी जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशि मिलती है उनके मध्य के सीमा क्षेत्र को क्या बोला जाता है, अपने कहेंगे वातागर यानी फ्रंट कहा जाता है। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसको अटलांटिक महासागर में किस नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट सोच के बताइए, चक्रवात कहा जाता है, या टाइफून कहा जाता है, या हरिकेन कहा जाता है, या विली विली कहा जाता है। तो पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या। विली विली तो कहाँ बोलते हैं, अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, विली विली। हरिकेन जो कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर के आसपास बोलते हैं। टाइफून अपने चीन के अंदर बोलते हैं, टाइफून चीन के अंदर। और चक्रवात अपने क्या बोलते हैं, तो भारत के अंदर बोलते हैं इन्हीं साइक्लोन को या चक्रवात। तो स्टूडेंट सोच के बताइए अटलांटिक महासागर में कौन सा क्षेत्र स्थित है। तो आपको देखने से पता लग गया होगा, जो कैरिबियन सागर है वो कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में। तो इनको क्या बोला जाता है, हरिकेन। नेक्स्ट 148 नंबर जो प्रश्न है अपने पास, अब लिखा है पवनों की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ विंड और उसके वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारक हैं जो उसकी डायरेक्शन को, दिशा को और उसके वेग को प्रभावित करते हैं। तो दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, घर्षण बल और कोरियालिस बल, और कौन सा उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट राइट आंसर कौन सा होगा, दाब प्रवणता बल भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर दो स्थानों के अंदर वायु दाब में अधिक परिवर्तन होगा तो पवन का वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर दाब प्रवणता बल न्यूनतम होगा तो क्या होगा, वेग भी क्या होगा, कम होगा। घर्षण बल, अगर धरातल कैसा है, धरातल अगर जिग जैक है, उबड़ खाबड़ है, तो वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोरियालिस बल ये किसको, उसके डायरेक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो सारे के सारे इसमें क्या आएंगे, राइट आंसर उपरोक्त सभी इसमें आएगा। 149 नंबर कहता वायु अथवा यह वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण सागरीय जल की गति को कहते हैं, लहर कहते हैं, या सीन कहते हैं, या प्रवाह कहते हैं, या महोर्मी कहते हैं। इसमें पूछा वायु और वायुमंडलीय दाब के कारण, पूछा दाब के कारण, दाब में परिवर्तन होने के कारण सागरीय जल की गति को क्या बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपने बता दिया होगा, 4 नंबर राइट होगा, महोर्मी। नेक्स्ट 150 आज का लास्ट क्वेश्चन 150 कहता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, 60 डिग्री से उत्तर से लेकर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, 30 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य, 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो आप राइट आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर आप जानते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर और 30 डिग्री साउथ के बीच कौन से होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो स्टूडेंट अच्छे से इस सीरीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे मैं आगे नेक्स्ट इसी से रिलेटेड और अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट।
बाय।